हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड सीजल के लिए हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान को आरंभ करने वाले हैं। इस सीरीज में आपको वही सब टॉपिक मिलेंगे जो कि झारखंड सीजल के एग्जामिनेशन के सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, और मैं आपको झारखंड जी के पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं आपको कोशिश करूंगा कि झारखंड जी के आपको याद हो जाए एक क्लास में। ठीक है, मैंने एक टॉपिक जो है वो एक क्लास में कम से कम क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव बुक से, ठीक है, झारखंड का बेस्ट ऑब्जेक्टिव बुक से झारखंड सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आपसे एक जो ऑब्जेक्टिव लाइन है इसका उसको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट किया जाए। ठीक है, ऐसे ये होगा कि आपको ऐसे याद करने में सहूलियत होगा। ठीक है, और कम से कम इतना तो याद अवश्य हो जाएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन को देख करके आंसर आप अवश्य उसको पहचान लीजिएगा। ठीक है, तो उसी को नज़र में देखते हुए दोस्तों आज हम लोग झारखंड का भूगोल से झारखंड सामान्य ज्ञान के लेक्चर को आरंभ करने वाले हैं। ठीक है, झारखंड का भूगोल लगभग 18 इसमें पेजेस में बटे हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग 18 पेजेस को डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, तो झारखंड का भूगोल में सबसे पहला जो टॉपिक है वह है स्थिति एवं विस्तार, मतलब झारखंड की स्थिति और झारखंड की विस्तार। देखिए, सबसे पहला लाइन हम लोगों का वह है झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में झारखंड स्थित है। ठीक है, झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, आगे का लाइन देखिए। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो 5 लाइन को हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। देखिए, झारखंड राज्य उत्तरी गोलार्ध में आता है। यह भारत के उत्तर पूर्व भूभाग में स्थित है। झारखंड की आकृति चतुर्भुजाकार है और झारखंड की अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश है। झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो आप भी साथ में बोलने का जो है कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी रिपीट कीजिएगा तो याद होने में बेहद ही ऐसे भागीदारी अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे का 5 लाइन हम लोग अब लेते हैं। इसमें देखिए,
झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 380 किलोमीटर है। झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 380 किलोमीटर। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 463 किलोमीटर। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 463 किलोमीटर। झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 463 किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। आगे देखिए, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल 1,792 वर्ग किलोमीटर। तो 5 लाइन रिपीट करते हैं कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 380 किलोमीटर और झारखंड की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है 463 किलोमीटर। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है कुल, और इसमें ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वह है 77,922 वर्ग किलोमीटर, और साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्रफल है वह है 1,792 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 10 लाइन पढ़े हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि 10 लाइन आपको यहाँ से कम याद हो गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 16वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 16वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में 16वां स्थान है। बिहार के 46% भूभाग को पृथक करके अलग राज्य झारखंड का निर्माण किया गया था। बिहार के 46% भूभाग को पृथक कर अलग राज्य झारखंड का निर्माण किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। झारखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे छोटा जो प्रमंडल है ना दोस्तों, वह कौन है? तो पलामू है। देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, और साथ ही साथ यह भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से 16वां स्थान पर आता है। और बिहार के 46% भूभाग को पृथक करके झारखंड को दे दिया गया था, यानी कि झारखंड का निर्माण किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में जो सबसे बड़ा प्रमंडल है ना, वह है दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर, और साथ ही साथ जो सबसे छोटा प्रमंडल है ना, वह है पलामू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है,
और सबसे छोटा जिला है रामगढ़। सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है रामगढ़। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर में पश्चिम में दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश हैं। ठीक है। झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। झारखंड भारत के कुल 5 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को? तो 5 राज्यों को। झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जो राज्य है वह है बिहार। माने झारखंड के सीमा से जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वह है बिहार। कौन सा है? बिहार है। झारखंड के कुल 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड के कुल 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड के कुल 10 जिले बिहार की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। झारखंड का पलामू, चतरा, कोडरमा जिला बिहार को स्पर्श करता है। झारखंड का पलामू, चतरा, कोडरमा जिला बिहार को स्पर्श करता है। तो चलिए इतना हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिम सिंहभूम, सबसे छोटा जिला है रामगढ़, और भारत देश के टोटल 5 राज्य जो है ना वो झारखंड के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें उत्तर में बिहार है, झारखंड के दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में 2 राज्य है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि झारखंड की सीमा के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है वह है बिहार राज्य, और बिहार राज्य जो है वह झारखंड के कुल 10 जिले को स्पर्श करता है। और झारखंड का पलामू, चतरा, कोडरमा जो है ना वो बिहार से स्पर्श करता है। इतना पढ़े थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों कि कोडरमा बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। कोडरमा जो है ना वह बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है। चलिए आप लोग बताइए कि कोडरमा जो है वो बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो नवादा जिले को। चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों कि झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला जो है ना वो उत्तर प्रदेश से बाउंड्री साझा करता है, मतलब उस उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। ठीक है। जैसे कि कोडरमा जो है वो नवादा जिला को स्पर्श करता है, वैसे ही गढ़वा जिला यूपी राज्य को स्पर्श करता है। एकमात्र झारखंड का ये जिला है जो कि यूपी को स्पर्श करता है। झारखंड का एकमात्र गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश राज्य को स्पर्श करता है। झारखंड के कुल 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड की कुल 4 जिले छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन कौन? गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। झारखंड के 4 जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते हैं। झारखंड के 4 जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा जो है ना वो उड़ीसा राज्य के साथ साझा करता है। ये हम लोग ऊपर पढ़ लिए थे। झारखंड के कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करता है। झारखंड की कुल 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने जिले? तो 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ स्पर्श करते हैं। ठीक है। जिसमें कौन कौन जिला है?
साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, यहाँ ऊपर से स्टार्ट हुआ है। अगर आपको मैप झारखंड का याद होगा तो झारखंड के मैप से जो है ना, ये ऊपर से स्टार्ट हुआ है साहेबगंज से और ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पास है कि झारखंड जो है, झारखंड के 10 जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, जिसमें है साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है। ये तो हम लोग ऊपर पढ़ ही लिए, पूर्वी सिंहभूम या नीचे था। अब देखिए, अब हम लोग झारखंड के भौतिक विभाजन को पढ़ेंगे। ठीक है, एक टॉपिक वहाँ से क्लियर हो गया। देखिए, छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किस पठार का भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार का। छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय और कयांत्रित है। छोटा नागपुर पठार के चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कयांत्रित है। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें क्रिस्टलीय एवं कयांत्रित है। छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है। कौन चट्टानों से? तो लावा चट्टानों से हुई है। छोटा नागपुर पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। छोटा नागपुर पठार राज्य के कुल भूभाग का 47.8% है। देखिए, छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व भाग में यह स्थित है। छोटा नागपुर का पठार जो है ना, वो क्रिस्टलीय और कयांत्रित चट्टानों से बने हैं और छोटा नागपुर पठार की रचना लावा चट्टानों से हुई है और झारखंड स्टेट के कुल भूभाग का 47.8% जो है ना, वो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से हुआ है। छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का जो निर्माण हुआ है वह ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से हुआ है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का एक संप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक संप्राय भूमि है। संप्राय माने यहाँ पास बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। छोटा नागपुर का पठार कैसा भूमि है? तो संप्राय भूमि। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार जो है ना दोस्तों, वह खनिजों के गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार किस नाम से जाना जाता है? तो खनिजों के गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी को यदि छोड़ दिया जाए तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है पाट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो पाट क्षेत्र। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? तो पाट क्षेत्र, पारसनाथ पहाड़ी को छोड़ करके। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 900 से 1100 मीटर। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 900 से लेकर के 1100 मीटर। कितना पाट क्षेत्र की ऊंचाई है? तो 900 से लेकर के 1100 मीटर तक है। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिला में है। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिला में है। पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला जिले में है। देखिए, छोटा नागपुर के वर्तमान धरातल का निर्माण
ग्रेनाइट और नीच चट्टानों से हुआ है, जो कि यह क्या है तो संपनाय भूमि है और इसको खनिजों के गोदाम घर के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो भूभाग जो है वो पाट क्षेत्र का सबसे ऊंचा है झारखंड में। ठीक है, माने ऊंचाई वाला भूमि है यह। ऐसे तो सबसे ऊंचा चोटी आप जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी वाला है। ठीक है, और पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई है 900 से लेकर के 1100 मीटर। और पाट क्षेत्र का जो विस्तार है वो लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में है। आगे है रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। कितना? तो रांची पठार जो है उसका औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करता है। रांची और हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से अलग करता है। रांची एवं हजारीबाग के पठार को दामोदर नदी एक दूसरे से क्या करता है तो अलग करता है। ठीक है, रांची एवं हजारीबाग के पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की औसत ऊंचाई 300 से 450 मीटर है। ठीक है, देखिए रांची और हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित बाह्य पठार या निम्न पठार की जो औसत ऊंचाई है वह 300 से 400, यानी रांची पठार और हजारीबाग पठार का जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, निम्न किनारे वाला क्षेत्रों में, पठार के किनारे वाला क्षेत्रों में वह है 300 से 450 मीटर। चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई है 150 मीटर। चाईबासा की औसत मैदान की ऊंचाई कितनी है तो 150 मीटर है। चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों तो 150 मीटर है। चलिए रिवाइज करते हैं। देखिए पाट क्षेत्र का विस्तार लातेहार, लोहरदगा, गुमला में है। रांची पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है और रांची पठार और हजारीबाग पठार को दामोदर नदी अलग करती है। और साथ ही साथ रांची पठार और हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित जो बाह्य और पठार और जो निम्न पठार है उसका औसत ऊंचाई देखा जाए तो 300 से 450 मीटर है। और चाईबासा के मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। क्लियर? आगे देखिए, झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। झारखंड की सबसे जो नई भौतिक संरचना है वो राजमहल ट्रैप है। झारखंड की सबसे नूतन भौतिक संरचना जो है वह है राजमहल ट्रैप। ठीक है, आगे देखिए, राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है तो 150 से 300 मीटर। 150 से 300 मीटर, 150 से 300 मीटर। राजमहल ट्रैप की औसत क्या है ऊंचाई तो 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बना है। राजमहल ट्रैप जो है वह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। राजमहल ट्रैप बेसाल्ट चट्टानों से बना है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर पारसनाथ है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो पारसनाथ है। देखिए झारखंड के मैदान की जो औसत ऊंचाई, चाईबासा मैदान की जो औसत ऊंचाई है वह 150 मीटर है। झारखंड की नूतन भौतिक संरचना राजमहल ट्रैप है। राजमहल ट्रैप झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। राजमहल ट्रैप जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है तो पारसनाथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों कि झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई है 1365 मीटर या 4431 फीट। झारखंड के सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई है 1365 मीटर या 4431 फीट। झारखंड की सर्वोच्च शिखर पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई है 1365 मीटर या 4431 फीट। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ी जो है वह गिरिडीह के पहाड़ी के हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार के हिस्सा है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह के पठार के हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में अवस्थित है।
पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है? तो गिरिडीह में। पारसनाथ पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? तो गिरिडीह में है। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च पहाड़ी गढ़वा जिला में है। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर जो है सर्वोच्च पहाड़ी, वह गढ़वा जिला में है। सारांडा की पहाड़ी एवं वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। सारांडा की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में और वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में। सारांडा की पहाड़ी और वीरमित्रपुर की जो पहाड़ी है वो सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है। तो देखिए झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन है? तो पारसनाथ है। समुद्र तल से ऊंचाई बताइए तो 1365 मीटर में और 4431 फीट में। पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह के पठार का हिस्सा है और गिरिडीह जिला में ही है। झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च शिखर सर्वोच्च पहाड़ी गढ़वा जिला में है और सारांडा की पहाड़ी और वीरमित्रपुर की पहाड़ी सिंहभूम पठार के दक्षिण में स्थित है यह। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है दोस्तों, पोराहाट की पहाड़ी रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य में है। जैसे कि ये रांची का पठार है और बीच में पोराहाट की पठार है और फिर है सिंहभूम पठार। तो पोराहाट की पहाड़ी जो है, पोराहाट की जो पहाड़ी है यह क्या है? तो रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य है। पोराहाट की पहाड़ी रांची पठार और सिंहभूम पठार के मध्य में है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के दक्षिण भाग में स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। लोहरदगा की पहाड़ी रांची पठार के पश्चिम भाग में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन शैल समूह पाया जाता है। पोराहाट की पहाड़ी रांचीहाट पठार और सिंहभूम पठार के मध्य में है और लोहरदगा की पहाड़ी जो है ना वो रांची पठार के पश्चिम में है। और झारखंड में सर्वाधिक कौन प्रकार के शैल है? तो आर्कियन प्रकार के शैल है। आगे हम लोग झारखंड की जलवायु के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग एक टॉपिक क्लियर किए हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक आप खुद समझ गए होंगे कि आपको कितना याद हुआ। ठीक है, 3 बार पढ़ लिए हम लोग हर एक चीज़ को, तो याद तो हुआ और एक बार इसको रिवाइज कर लिए, 4 बार हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे है दोस्तों झारखंड का जलवायु टॉपिक। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कवर करते हैं। देखिए झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून से होता है। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः 10 जून से होता है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड में मानसून मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड में मानसून कब लौटता है? तो मध्य अक्टूबर में लौटता है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। झारखंड में शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों के कारण होती है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 140 सेंटीमीटर होता है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होता है। चलिए रिवाइज करते हैं। झारखंड की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून का प्रवेश झारखंड में 10 जून से होता है और वापस लौटता है मध्य अक्टूबर में। और झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। और झारखंड में शीतकालीन वर्षा
भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों के कारण होता है। और झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 140 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी जमशेदपुर में पड़ती है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो जमशेदपुर में। वर्ष 2017 में झारखंड का पलामू जिला देश का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा था, जो डाल्टनगंज वाला इलाका है। 2017 में झारखंड का पलामू जिला देश का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा था। 2017 में झारखंड का पलामू जिला देश का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा है। आगे है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG और LW विभाग में आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CWG व LW विभाग के अंतर्गत आता है। आगे है, थार्नवेट जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में आता है। थार्नवेट के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW विभाग में शामिल है। आगे देखिए, आगे है कि त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW व LW विभाग में आता है। त्रिवार्था के जलवायु विभाजन में झारखंड का अधिकांश क्षेत्र CAW व LW विभाग में शामिल है। देखिए, झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर है, लेकिन 2017 में भारत का तीसरा सबसे गर्म स्थान रहा था डाल्टनगंज वाला पार्ट, पलामू जिला का मुख्यालय। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकांश क्षेत्र जो है वह CWG व LW विभाग में आता है, कोपेन वाला में। और थर्नेट वाला में याद रखिएगा CAW, और त्रिवार्था वाला में याद रखिएगा CAW व LW। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है, झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत बंगाल की खाड़ी है। झारखंड में वर्षा का मुख्य जो स्रोत है वह बंगाल खाड़ी की शाखा है। झारखंड में वर्षा का जो मुख्य स्रोत है वह बंगाल की खाड़ी की शाखा है। झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा, और झारखंड के नेतरहाट पठार क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, झारखंड में वर्षा का मुख्य जो स्रोत माना जाता है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा माना जाता है। नेतरहाट में सबसे ज़्यादा औसत बारिश होता है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों यहाँ से बात नदी वाला पार्ट। ठीक है, देखिए नदी, झारखंड की नदियाँ। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी है दामोदर नदी। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सी है? तो दामोदर नदी है। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। झारखंड में दामोदर नदी लातेहार एवं लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलता है। दामोदर नदी लातेहार एवं लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलता है। दामोदर नदी लातेहार व लोहरदगा जिले की सीमा पर स्थित चूल्हा पानी से निकलता है। दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। दामोदर नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है। दामोदर नदी बंगाल की शोक के नाम से जानी जाती है। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर नदी।
दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। दामोदर नदी को देव नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए रिवाइज करते हैं। देखिए, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई है 290 किलोमीटर। लातेहार व लोहरदगा जिले के सीमा जो बनता है वहाँ चूल्हा पानी नाम का जगह है, वहीं से नदी निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। झारखंड का सर्वाधिक प्रदूषित नदी दामोदर नदी ही है और दामोदर नदी को देव नदी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि बराकर, बोकारो, कुनार, भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बराकर, बोकारो, कुनार, भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बराकर, बोकारो, कुनार, भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बराकर, बोकारो, कुनार, भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। धनबाद और गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। धनबाद एवं गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर स्थित है। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। रिवाइज कीजिए, इसका रिविजन है कि बराकर, बोकारो, कुनार, भेड़ा दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथ में मिलता है। धनबाद, गिरिडीह दामोदर नदी के तट पर स्थित है और स्वर्ण रेखा झारखंड की एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है। स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। स्वर्ण रेखा नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। झारखंड की स्वर्णरेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी के रेत में सोना पाया जाता है। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। जुमार, रारू, रांची, खरकई, संजय। जुमार, रारू, रांची, खरकई, संजय। जुमार, रारू, रांची, खरकई, संजय स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदियां हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। देखिए, स्वर्ण रेखा नदी नगड़ी रांची से निकलती है, दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसके रेत में सोना पाया जाता है। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय स्वर्ण रेखा नदी के सहायक नदी है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ये भी हो गया। आगे देखिए, सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। उत्तर कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तर कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तर कोयल सोन की सहायक नदी है। उत्तर कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती है। उत्तर कोयल नदी रांची पिस्का से निकलती है। उत्तर कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती है। उत्तर कोयल नदी पिस्का रांची से निकलती है। औरंगा एवं अमानत नदी उत्तर कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत नदी उत्तर कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत उत्तर कोयल की सहायक नदी है। देखिए, जो सोन नदी है ना दोस्तों, ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और सोन नदी झारखंड के गढ़वा जिले में सबसे पहले प्रवेश करेगी। और उत्तर कोयल सोन नदी की सहायक हो गया, और जो सोन नदी का उत्तर कोयल का सहायक है वो औरंगा और अमानत है, और उत्तर कोयल जो है वो पिस्का रांची से निकलती है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि औरंगा एवं अमानत उत्तर कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत उत्तर कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत उत्तर कोयल की सहायक नदी है। औरंगा और अमानत उत्तर कोयल की क्या है? तो सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखिए। औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। औरंगा नदी रांची जिले से निकलती है। अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। अमानत नदी हजारीबाग से निकलती है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो हजारीबाग से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। दक्षिण कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। शंख नदी गुमला जिले से निकलती है। शंख नदी गुमला जिले से निकलती है। शंख नदी गुमला जिले से निकलती है। चीरा लावा केदार कोक शंख की सहायक नदी है। चीरा लावा केदार कोक शंख की सहायक नदी है। चीरा लावा केदार कोक शंख नदी की सहायक नदी है। शंख एवं दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे में मिलती है। शंख एवं दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है। शंख एवं दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। मोर या मयूराक्षी नदी के उद्गम स्थल त्रिकुट पहाड़ी देवघर है। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी नाम से जानी जाती है। मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में मोतिहारी नाम से जानी जाती है। चलिए इसको रिवीजन करते हैं। देखिए, दक्षिण कोयल नदी नगड़ी रांची से निकलती है। दक्षिण कोयल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कारो है। शंख नदी गुमला से निकलती है। चीरा लावा केदार कोक शंख नदी की सहायक नदी है। शंख एवं दक्षिण कोयल नदी उड़ीसा में एक दूसरे से मिलती है। और मोर और मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर। कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर। और मयूराक्षी नदी अपनी जो इनका आरंभिक नाम होता है वो मोतिहारी होता है। मयूराक्षी नदी का आरंभिक नाम क्या होता है? मोतिहारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, टीपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो मयूराक्षी की सहायक नदियां हैं। टीपरा, भामरी, धोवाई, सीध और दौना, मुनबिल तथा पुसरो मयूराक्षी की सहायक नदी है। टीपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दौना, मुनबिल तथा पुसरो मयूराक्षी नदी की क्या है? तो सहायक नदी है। आगे देखिए, गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी जो है वह राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है। आगे देखिए, गुमानी नदी की सहायक नदी है मैरल। गुमानी नदी की सहायक नदी है मैरल। गुमानी नदी की सहायक नदी है मैरल। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। गुमरो एवं एरा ब्राह्मणी की सहायक नदी है। गुमरो एवं एरा ब्राह्मणी की सहायक नदी है। गुमरो एवं एरा ब्राह्मणी की सहायक नदी है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ गोड्डा है। चलिए रिवीजन करते हैं। टीपरा, भामरी, धोवाई, सीध, दौना, मुनबिल, पुसरो मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। गुमानी नदी राजमहल की पहाड़ी से निकलती है।
गुमानी की सहायक नदी है मैरल। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। गुमरो एवं एरा ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी गोड्डा है। चलिए आगे देखते हैं। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर का पठार। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना या नीलांजना है। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या नीलांजन है। फल्गु नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजन या नीलांजन है। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी की रामायण में सुमागधी कहा गया है। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। चानन या परचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चानन या परचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चानन या प्रचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। पथरो एवं जयंती अजय की सहायक नदी है। पथरो एवं जयंती अजय की सहायक नदी है। पथरो एवं जयंती अजय की सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर के गुजरती है। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज जिला से होकर के गुजरती है। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज जिला से होकर गुजरती है। किऊल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। किऊल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। किऊल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। देखिए, फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। फल्गु नदी का मुख्य धारा का नाम निरंजन या नीलांजन है। सकरी नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। चानन या परचानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है। पथरो एवं जयंती अजय नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से गुजरती है। और किऊल नदी गिरिडीह जिले से निकलती है। यह गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो नदी है उसका अपवाह क्षेत्र कौन कौन जिला में है, उसका सहायक नदी कौन कौन है, ठीक है, और उद्गम कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला है सोन नदी। सबसे पहला नदी है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। सोन नदी का उद्गम स्थल है मैकाल पर्वत अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश। उद्गम स्थल है सोन नदी का मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश। मुहाना है गंगा नदी। सोन नदी गंगा नदी मिलता है। सोन नदी गंगा नदी मिलती है। सोन नदी गंगा नदी मिलती है। नदियां हैं सहायक नदियां कोयल उत्तरी कोयल। सहायक नदियां हैं उत्तरी कोयल। सहायक नदियां हैं उत्तरी कोयल। अपवाह क्षेत्र है पलामू गढ़वा। अपवाह क्षेत्र है पलामू गढ़वा। आगे है उत्तरी कोयल। उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग। मुहाना सोन नदी। सहायक नदी औरंगा अमानत। अपवाह क्षेत्र गढ़वा पलामू लातेहार। उत्तर कोयल नदी उद्गम स्थल रांची पठार के मध्य भाग। मुहाना सोन नदी। सहायक नदी औरंगा अमानत। अपवाह क्षेत्र गढ़वा पलामू लातेहार। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी उद्गम स्थल रांची पठार का मध्य भाग। मुहाना ये जो है उत्तरी कोयल सोन नदी मिलती है। सहायक नदी है औरंगा अमानत और अपवाह क्षेत्र है गढ़वा पलामू लातेहार। आगे है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है पलामू। मुहाना है गंगा। मुहाना है गंगा। पलामू उद्गम स्थल मुहाना गंगा। सहायक नदी धारदा व मोरहर। धारदा व मोरहर। सहायक नदी धारदा व मोरहर। अपवाह क्षेत्र चतरा औरंगाबाद गया पटना। अपवाह क्षेत्र चतरा औरंगाबाद गया पटना। अपवाह क्षेत्र चतरा औरंगाबाद गया पटना।
उपनाम कीकट और बमागधी, उपनाम कीकट और बमागधी, उपनाम कीकट और बमागधी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है फल्गु नदी। देखिए, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार की उत्तर भाग। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग। मुहाना है पुनपुन, मुहाना है पुनपुन, मुहाना है पुनपुन। सहायक नदियां है निरंजना, सहायक नदियां है निरंजना, सहायक नदियां है निरंजना। उपनाम है अंतः सलीला, उपनाम है फल्गु नदी का अंतः सलीला, फल्गु नदी का उपनाम है अंतः सलीला। विशेषता है यहाँ पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान किया जाता है। आगे है सकरी नदी। कौन सा नदी? तो सकरी नदी। देखिए, सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार। सकरी नदी का उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर पठार। मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र, मुहाना है गंगा का ताल क्षेत्र। सहायक नदी है सकरी का किऊल और मोरहर, सकरी का सहायक नदी किऊल और मोरहर। उपनाम है सुमागधी, सकरी का उपनाम है सुमागधी, सकरी का उपनाम है सुमागधी। विशेषता है मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, विशेषता मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। आगे है चानन नदी। उद्गम स्थल है इसका छोटा नागपुर पठार। चानन नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार। चानन नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। मुहाना है सकरी, मुहाना है सकरी नदी। और उपनाम है पंचानन, उपनाम है पंचानन, उपनाम है पंचानन। ठीक है, आगे है दोस्तों झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी जो कि दामोदर नदी है। ठीक है, तो दामोदर नदी से प्रश्न जो है ना आमतौर बनता ही है एग्जाम में। ठीक है, जेएसएससी के एग्जाम में। देखिए, दामोदर नदी का उद्गम स्थल है चूल्हा पानी। ठीक है, आप पढ़े होंगे बीच में कि लोहरदगा और लातेहार के सीमा पर चूल्हा पानी एक जगह है, वहीं से। ठीक है, मुहाना है इसका हुगली नदी। दामोदर नदी का मुहाना है हुगली नदी। दामोदर नदी का मुहाना कौन है? तो हुगली नदी में जाकर के दामोदर नदी मिलता है। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कुनार, जमुनिया और कतरी। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया और कतरी। दामोदर की सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी। बराकर, बोकारो, कुनार, जमुनिया, कतरी। अपवाद क्षेत्र है हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार। हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार। ठीक है, ऐसे कीजिए लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। ठीक है, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। रांची, लोहरदगा, रांची, लोहरदगा। ठीक है, रांची, लोहरदगा। आगे देखिए, आगे है इसका उपनाम। उपनाम है देव नदी या बंगाल का शोक। दामोदर नदी का उपनाम है देव नदी या बंगाल का शोक। विशेषता है झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी। झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी दामोदर नदी और झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? तो स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। देखिए, स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल है नगड़ी, रांची। स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल है नगड़ी, रांची। मुहाना है बंगाल की खाड़ी, मुहाना है बंगाल की खाड़ी। स्वर्ण रेखा का उद्गम स्थल है नगड़ी, रांची। मुहाना है बंगाल की खाड़ी। सहायक नदी है कांची, खरकई, जुमार, रारू। कांची, खरकई, जुमार, रारू। स्वर्ण रेखा नदी के सहायक नदी है कांची, खरकई, जुमार, रारू। अपवाद क्षेत्र है रांची, सिंहभूम। अपवाद क्षेत्र है रांची, सिंहभूम। उपनाम है सुवर्ण रेखा, उपनाम है सुवर्ण रेखा। अपवाद क्षेत्र है रांची, सिंहभूम। विशेषता है इस नदी की रेत में सोने के अंश पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी है। और रांची में हुंडरू जलप्रपात इसी पर है।
इस नदी के रेत में सोने का अंश पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाला एकमात्र झारखंड की नदी है स्वतंत्र रूप से, और झारखंड में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर होता है, रांची में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है बराकर नदी। कौन सा नदी है? तो बराकर नदी है। बराकर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। बराकर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। बराकर नदी का उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का पठार। मुहाना है दामोदर नदी। दामोदर नदी में जाके मिलता है। बराकर नदी दामोदर नदी के बाद जाकर के मिलता है। अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग गिरिडीह धनबाद। अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग गिरिडीह धनबाद। बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र है हजारीबाग गिरिडीह धनबाद। आगे है दक्षिण कोयल नदी। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी रांची। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल है नगड़ी रांची। मुहाना है शंख नदी उड़ीसा में। मुहाना है शंख नदी में उड़ीसा में। सहायक नदी है कारो। दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी है कारो। अपवाह क्षेत्र लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, और रांची। अपवाह क्षेत्र है लोहरदगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और रांची। आगे है मयूराक्षी नदी। क्या है? मयूराक्षी नदी। देखिए, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है चित्रकूट पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है त्रिकुट पहाड़ी देवघर। मुहाना है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। मयूराक्षी नदी का मुहाना है हुगली नदी पश्चिम बंगाल। मयूराक्षी नदी का मुहाना है हुगली नदी पश्चिम बंगाल। सहायक नदी है धोवाई, टीपरा, भामरी, पूसरो, दौना। सहायक नदी है धुवाई, टीपरा, भामरी, पूसरो, दौना। मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है धोवाई, टीपरा, भामरी, पूसरो, दौना। अपवाह क्षेत्र है मयूराक्षी नदी का दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। अपवाह क्षेत्र है मयूराक्षी नदी का दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। मयूराक्षी नदी का अपवाह क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। उपनाम है मोर नदी। मोर नदी मयूराक्षी नदी का उपनाम है। विशेषता झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है मोर या मयूराक्षी नदी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है ब्राह्मणी नदी। आगे कौन सी नदी है? तो ब्राह्मणी नदी है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी दुमका। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी दुमका। ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल है दुधवा पहाड़ी दुमका। मुहाना है हुगली पश्चिम बंगाल। मुहाना है हुगली पश्चिम बंगाल। ब्राह्मणी नदी का मुहाना है हुगली नदी पश्चिम बंगाल। सहायक नदी है गुमरो एरो। ब्राह्मणी का सहायक नदी गुमरो एरो। ब्राह्मणी का सहायक नदी गुमरो एरो। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। ब्राह्मणी नदी का अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। ब्राह्मणी नदी का सहायक अपवाह क्षेत्र जो है वो है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा। आगे है शंख नदी। शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर, गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर, गुमला। शंख नदी का उद्गम स्थल चैनपुर, गुमला। मुहाना है दक्षिणी कोयल। मुहाना है शंख नदी का दक्षिणी कोयल। कहाँ? तो उड़ीसा में जाकर के मुहाना है दक्षिणी कोयल। अपवाह क्षेत्र है गुमला, सिमडेगा। अपवाह क्षेत्र है गुमला, सिमडेगा। आगे देखिए, आगे है अजय नदी। आगे कौन सा है? तो अजय नदी। अजय नदी का उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार। अजय नदी का उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार। अजय नदी का उद्गम स्थल है मुंगेर, बिहार। मुहाना है इसका भागीरथी। मुहाना है भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल। सहायक नदी है पथरो जयंती। अजय नदी का सहायक नदी है पथरो जयंती। अजय नदी का सहायक नदी है पथरो जयंती। अपवाह क्षेत्र है अजय नदी का देवघर, दुमका। अजय नदी का अपवाह क्षेत्र है देवघर और दुमका। चलिए आगे है झारखंड की नदी घाटी परियोजना। झारखंड की नदी घाटी परियोजना। देखिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है
दामोदर घाटी परियोजना भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी योजना के आधार पर तैयार किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध हैं। दामोदर घाटी परियोजना में कितने बांध हैं? तो 8 बांध हैं। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र, 1 अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 तापीय विद्युत केंद्र और 1 अवरोधक बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य की एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 में बना है। तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 में बना है। तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 में बना है। कोनार बांध 1954 में कोनार नदी पर बना है। कोनार बांध 1954 में कोनार नदी पर बना है। कोनार बांध कोनार नदी 1954। मैथन डैम 1958 बराकर नदी पर बना गया है। मैथन डैम 1958 बराकर नदी पर बना है। मैथन डैम 1958 बराकर नदी पर बना है। पंचेत बांध 1959 दामोदर और बराकर के संगम पर। पंचेत बांध 1959 दामोदर और बराकर के संगम पर। पंचेत बांध 1959 दामोदर और बराकर के संगम पर। बोकारो बांध बोकारो नदी पर बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। आगे है कि बरमो एवं अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। बरमो और अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। बरमो और अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। चलिए रिवीजन करते हैं। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। तिलैया बांध बराकर नदी पर 1953 में बना है। कोनार बांध 1954 में कोनार नदी पर बना है। मैथन बांध 1958 में बराकर नदी पर बना है। पंचेत बांध 1959 में दामोदर और बराकर के संगम पर बना है। बोकारो बांध बोकारो नदी पर बना है। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध झारखंड के गिरिडीह जिले में अवस्थित है। बरमो एवं अय्यर बांध दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि बोकारो तापीय विद्युत गिरा, चंदपुरा तापीय विद्युत गिरा, दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरा दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। बोकारो तापीय विद्युत गिरा, चंदपुरा तापीय विद्युत गिरा, दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरा दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। बोकारो तापीय विद्युत गिरा, चंदपुरा तापीय विद्युत गिरा, दुर्गापुर तापीय विद्युत गिरा दामोदर घाटी परियोजना में शामिल है। झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। झारखंड के हजारीबाग शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। झारखंड के हजारीबाग शहर में
दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। स्वर्णरेखा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना 3 राज्यों में की परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना का विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है। बोकारो तापी विद्युत गिरा, चंदपुरा तापी विद्युत गिरा और दुर्गापुर तापी विद्युत गिरा दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। और स्वर्णरेखा परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना है और स्वर्णरेखा परियोजना 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। कहाँ का? तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, आगे देखिए, आगे है स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। हुंडरू जल विद्युत गिरा स्वर्णरेखा नदी की योजना के अंतर्गत आती है। हुंडरू जल विद्युत गिरा स्वर्णरेखा योजना के अंतर्गत आती है। हुंडरू जल विद्युत गिरा स्वर्णरेखा योजना के अंतर्गत आती है। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। डिमना डैम स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में है। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया। मयूराक्षी परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले में मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया। मसानजोर डैम कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। मसानजोर डैम कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। मसानजोर डैम कनाडा डैम के नाम से जाना जाता है। कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से किया गया। कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से किया गया। कनाडा डैम का निर्माण कनाडा सरकार की सहायता से किया गया। कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल एवं कारो नदी पर स्थित है। कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल एवं कारो नदी पर स्थित है। कोयल कारो परियोजना दक्षिण कोयल एवं कारो नदी पर स्थित है। आगे है दोस्तों विद्युत परियोजना। आगे क्या है? आगे है विद्युत परियोजना। देखिए, ताप विद्युत एवं जल विद्युत झारखंड में स्थित ऊर्जा के स्रोत हैं। ताप विद्युत एवं जल विद्युत झारखंड में स्थित विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ताप विद्युत और जल विद्युत झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तापीय विद्युत है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तापीय स्रोत है। झारखंड में कुल विद्युत उत्पादन की प्रति वर्तमान क्षमता 2626 मेगावाट है। झारखंड में विद्युत उत्पादन की वर्तमान क्षमता 2626 मेगावाट है। इसमें ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 2405 मेगावाट है और 201 मेगावाट नवीकरणीय स्रोतों से 20 मेगावाट है। झारखंड में ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 91% जबकि अन्य स्रोत की 9%। झारखंड में ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता 91% जबकि अन्य स्रोत 9%। झारखंड में विद्युत की वर्तमान खपत 552 यूनिट प्रति व्यक्ति है। झारखंड में विद्युत का वर्तमान खपत 552 यूनिट प्रति व्यक्ति है। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गिरा USSR की तकनीक से बना है। ठीक है, पतरातू थर्मल विद्युत गिरा USSR की तकनीक की सहायता से बना है। पतरातू विद्युत शक्ति गिरा रामगढ़ जिला में स्थित है। पतरातू विद्युत शक्ति गिरा रामगढ़ जिला में स्थित है। पतरातू परियोजना नलकारी परियोजना पर आधारित है। पतरातू परियोजना नलकारी परियोजना पर आधारित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है।
मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड में विद्युत की वर्तमान खपत है 552 यूनिट प्रति व्यक्ति। झारखंड में विद्युत की वर्तमान खपत कितना है तो 552 यूनिट प्रति व्यक्ति। पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह यूएसएसआर की तकनीकी सहायता से बनाया गया है। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू विद्युत शक्ति गृह रामगढ़ जिले में स्थित है। पतरातू परियोजना नलकारी नदी पर आधारित है। पतरातू परियोजना नलकारी नदी पर आधारित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। मैथन जल विद्युत परियोजना धनबाद जिले में स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा जिला में स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा जिला में स्थित है। तिलैया जल विद्युत परियोजना कोडरमा जिला में स्थित है। ठीक है, आगे देखिए। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह दामोदर नदी पर अवस्थित है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह दामोदर नदी पर अवस्थित है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह दामोदर नदी पर अवस्थित है। दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की पहली यानी कि प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी। ठीक है, कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। कोयल कारो जल विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चांडिल जल विद्युत परियोजना स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पास राज्य की प्रमुख नदी घाटी परियोजना और कौन सा बांध है, कौन सी नदी है और कब बनाया गया है उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो ये जो है ये तेनूघाट बोकारो, ठीक है, इस पर एक बांध बनाया गया है तेनूघाट जो कि बोकारो है। वर्ष 1973 में नदी का नाम है दामोदर। ठीक है, इसका निर्माण अमेरिका के टेनेसी आधारित है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है टेनेसी वैली तर्ज पर धनबाद में पंचेत बांध बनाया गया है। ठीक है, 1959 में दामोदर और बराकर के संगम पर। ठीक है, 1948 में जो है वह दामोदर घाटी परियोजना को लगाया गया था और इसमें 8 बांध, ठीक है, 3 जल विद्युत केंद्र स्थित 3 जल विद्युत लगाने की बात की गई थी और ये झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना है। झारखंड और बंगाल का संयुक्त परियोजना है। ठीक है, और उसमें जो बांध हैं प्रमुख वह तेनूघाट बांध बोकारो में है, 1973 में बनाया गया था। ठीक है, दामोदर नदी पर। पंचेत बांध धनबाद 1959 दामोदर और बराकर के संगम पर। तिलैया कोडरमा 1953 बराकर नदी पर। मैथन धनबाद 1958 बराकर पर। बाल पहाड़ी गिरिडीह 1959 बराकर और नलकारी पर। अय्यर एवं बेरमो बांध 1959 दामोदर नदी पर। कोनार जो है वो कोनार बांध बोकारो जिला में 1954 में कोनार नदी पर। देखिए, तेनूघाट बांध बोकारो जिला में दामोदर नदी पर 1973 में। पंचेत बांध धनबाद जिला में दामोदर बराकर संगम पर 1959 में। तिलैया बांध कोडरमा जिला में बराकर नदी पर 1953 में। मैथन धनबाद बराकर नदी 1958। बाल पहाड़ी गिरिडीह जिला में बराकर और नलकारी नदी 1959 और अय्यर एवं बेरमो 1959 दामोदर नदी पर। कोनार बोकारो जिला में 1954 कोनार नदी पर। चलिए आगे देखिए, स्वर्णरेखा नदी परियोजना।
इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। इसकी शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। यह झारखंड, उड़ीसा, बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इसमें 120 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता है। ठीक है, चलिए, इसमें चांडिल बांध जो है स्वर्णरेखा नदी बनाया गया 1982 में सरायकेला खरसावां जिला में। गालूडी बांध स्वर्णरेखा नदी पर 1983 में। ईचागढ़ बांध खरकई नदी पर 1983 में। गेतल सूद बांध रांची जिला स्वर्णरेखा नदी 1971 में। ठीक है, गेतल सूद रांची जिला में 1971 में स्वर्णरेखा। ईचागढ़ 1983 खरकई। चलिए आगे देखिए। आगे है मयूराक्षी नदी परियोजना। यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम है जो कनाडा की सहायता से निर्मित है। मयूराक्षी परियोजना यह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम है जो कनाडा की सहायता से निर्मित है। मसानजोर बांध दुमका जिला में मयूराक्षी नदी पर 1958 में। इसको कनाडा बांध भी बोलते हैं। आगे देखिए, आगे है इसके बाद दोस्तों कोयल कारो परियोजना। ठीक है, ये परियोजना बंद है, 1973 में शुरू किया गया था कोयल और कारू नदी पर। उत्तर कोयल परियोजना, कुटकू बांध बनाया गया है, अपूर्ण रह गया उत्तर कोयल पर यह। और आगे है कनहर परियोजना, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का उपक्रम है। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ का उपक्रम है कनहर परियोजना। ठीक है, कनहर जलाशय है 1957 कनहर नदी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है झारखंड के जलप्रपात। क्या है? तो झारखंड के जलप्रपात है। देखिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ा घाघ या लोध। झारखंड का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है बूढ़ा घाघ या लोध। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 465 फीट। बूढ़ा घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 465 फीट। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोधा घाघ के नाम से जाना जाता है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात को लोधा घाघ के नाम से जाना जाता है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू। झारखंड का ऊंचा जो दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह है हुंडरू। हुंडरू की ऊंचाई है 320 फीट। स्वर्णरेखा नदी से गिरता है यह। हुंडरू की ऊंचाई है 320 फीट स्वर्णरेखा नदी। हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से लगभग 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। दसम जलप्रपात रांची जिले में स्थित है। दसम जलप्रपात कहाँ स्थित दोस्तों? तो रांची जिला में। दसम जलप्रपात की ऊंचाई है 130 फीट। कितना? 130 फीट। दसम जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से लगभग 49 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। दसम जलप्रपात रांची से सड़क मार्ग से लगभग 49 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात राडू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात राडू नदी पर स्थित है। गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई है 55 फीट।
गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई है 55 फीट। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात गुमला जिले में स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। जो सदनी घाघ जलप्रपात है वो शंख नदी पर स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पर स्थित है। सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 200 फीट। सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 200 फीट। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। हिरनी जलप्रपात गरहा नदी पर स्थित है। हिरनी जलप्रपात गरहा नदी पर स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात लातेहार जिला में स्थित है। गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 120 फीट। गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई है 120 फीट। घघरी जलप्रपात लातेहार जिला में है। घघरी जलप्रपात लातेहार जिला में है। घघरी जलप्रपात लातेहार जिला में है। मोतीझरा जलप्रपात राजमहल में स्थित है। मोतीझरा राजमहल में स्थित है। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई है 150 फीट। मोतीझरा जलप्रपात की ऊंचाई है 150 फीट। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर है। रजरप्पा जलप्रपात जो है वो दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर भेड़ा नदी के संगम पर स्थित है। रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिले में स्थित है। रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित पंचघाघ जलप्रपात खूंटी जिला में है। नागफेनी जलप्रपात गुमला जिला में है। केरीदा, मालूदा, तामासीन, गोवा और डुमेर सुमेर जलप्रपात चतरा में है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में है। मिर्चैया जलप्रपात लातेहार में है। और उसरी जलप्रपात गिरिडीह जिला में है। उसरी जलप्रपात जो है वह कहाँ है तो गिरिडीह जिला में है। आगे देखिए, आगे है कि निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा में। निंदी एवं घड़घड़िया जलप्रपात लोहरदगा में। कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू। कुंड जलप्रपात हुसैनाबाद पलामू। आगे है केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा। केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा। केलाघाघ जलप्रपात सिमडेगा। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में स्थित है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में स्थित है। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग जिला में स्थित है। गुरसेंधु, हेतासु, पुखलदरी, बैरवैरा और गुंगाझंझ जलप्रपात गढ़वा जिला में है। धारागिरी जलप्रपात घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। धारागिरी जलप्रपात घाटशिला पूर्वी सिंहभूम। सोनुआ जलप्रपात रांची जिला में। सोनुआ जलप्रपात रांची जिला में। लुपुंगटू जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में। लुपुंगटू जलप्रपात पश्चिम सिंहभूम में। प्रेमघाघ एवं शेरका जलप्रपात गुमला जिला में। प्रेमघाघ एवं शेरका जलप्रपात गुमला जिला में। मुनिडी भटिंडा जलप्रपात धनबाद में। मुनिडी भटिंडा जलप्रपात धनबाद जिला में। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। झारखंड में सर्वाधिक जलप्रपात रांची जिला में स्थित है। 61 जलप्रपात, 61 है जिला, 61 विशेषता। सबसे पहले बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ लातेहार में है। झारखंड की सबसे ऊंचा है, 143 मीटर में है, बूढ़ा घाघ नदी पर है। दूसरा हुंड्रू रांची। दूसरा ऊंचा जलप्रपात है, 98 मीटर का यह है, हुंड्रू नदी पर स्थित है। दसम फॉल्स रांची कांची नदी पर। पंचाघाघ नदी खूंटी में स्थित है। हपाद गुमला घाघरा नदी के उद्गम स्थल स्थित है। हिरनी पश्चिम सिंहभूम रांची और चाईबासा मार्ग पर स्थित है। रजरप्पा रामगढ़ दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर। घाघरी लातेहार नेतरहाट और घाघरा नदी के स्थित है। जोनहा रांची रारू नदी पर स्थित है। और घरघरिया लोहरदगा गौतम घाघ लातेहार क्रांति लातेहार प्रेमा घाघ गुमला धारागिरी घाटशिला नागफेनी गुमला।
तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अगले वीडियो के साथ, और हम लोग झारखंड सीजीएल के लिए कंप्लीट झारखंड जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज में। ठीक है, तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।